हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक ब्रेन। मैं संदीप कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो कि हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी सीरीज का पार्ट 2 वीडियो आज हमारा होगा। जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले ही वीडियो में पार्ट वन अपलोड किया था। मैंने बताया था कि कोशिका क्या होता है, जो कोशिका का क्या कार्य होता है हमारे बॉडी में। तो पिछली वीडियो में ही मैंने यह सब बताया था। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अभी तक क्लास 8th में 7th में पढ़ते आए हैं, तो आपने छोटी छोटी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा है। लेकिन जब गाइस हमारा क्लास 9th आता है तो हमें बड़े बड़े चीज़ों को देखने को मिलता है। वही जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वही हमें बड़े मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। उसके बारे में विस्तार से पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे जीव विज्ञान होता क्या है। तो गाइस, आज हम पहले बताएंगे जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान होता क्या है। तो जीव विज्ञान, जिन्हें बायोलॉजी कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, जो जीव विज्ञान होता है जिन्हें इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों, बायोलॉजी बायोलॉजी में किसका, जीव विज्ञान में किसका, तो सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जो हमारी बायोलॉजी होती है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हमारे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जो जीव विज्ञान है उनमें हम सजीवों का अध्ययन किया करते हैं। और यदि बात की जाए तो जो दोस्तों जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया था। तो जीव विज्ञान के शब्द की बात की जाए तो दोस्तों, जो हमारा जीव विज्ञान शब्द था, जीव विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, जो जीव विज्ञान शब्द को, जीव विज्ञान की उत्पत्ति किसने किया था, तो अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु हैं। अरस्तु ने जीव विज्ञान को दिया था। और जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जीव विज्ञान के जो जनक है हमारे अरस्तु है। और शब्द की प्रयोग की बात की जाए तो लेमार्क और ट्रेविनस है। जो जीव विज्ञान शब्द को प्रयोग किया था सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने किया था। तो 1802 में किया था। जी हाँ दोस्तों, 1802 में लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की थी, या जीव विज्ञान शब्द को दिया था। तो गाइज, अब हम बात करें कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो गाइज, जब आप क्लास 8th 9th में जाते हैं तो विज्ञान की 3 शाखाएं अलग हो जाती हैं। जैसा कि हमारा क्लास 9th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। जी हाँ दोस्तों, जो साइंस होता है हमारा, जो साइंस है हमारा 3 पार्ट में अलग हो जाता है। साइंस की 3 ब्रांचेस हो जाती हैं। पहला तो हमारा फिजिक्स हो जाता है, दूसरा केमिस्ट्री होता है, और जो हमारा तीसरा पार्ट है बायोलॉजी होता है। क्लास 9th में इसकी ब्रांचेस अलग हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा फिजिक्स अलग हो जाता है, फिजिक्स हमें अलग पढ़ना होता है, और केमिस्ट्री अलग होता है, और बायोलॉजी अलग होता है। तो आज हम मेनली दोस्तों बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे कि हमारी बायोलॉजी क्या होती है। तो आइए
बताते हैं। तो दोस्तों जो हमारा जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की दो भाग होते हैं। जीव विज्ञान दो भाग होता है, जैसे हमारा जंतु विज्ञान और जो हमारा दूसरा होता है जो कि हमारा है वनस्पति विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान की दो शाखा होती है, एक तो जंतु विज्ञान और दूसरा जो हमारा है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान जिन्हें जूलॉजी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो जीव विज्ञान, जो जंतु विज्ञान होता है जिन्हें जूलॉजी कहते हैं, जिनके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें जंतु विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान की बात की जाए तो दोस्तों जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं जिनमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा वनस्पति विज्ञान है उनमें मेनली पादपों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा वनस्पति विज्ञान होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारा मेन टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक पर। तो मेन टॉपिक की बात की जाए तो दोस्तों जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर 5 है, तो लेसन 5 की बात करेंगे। तो हमारा जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ये चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। तो दोस्तों कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहा जाता है? तो जो कोशिका होती है, जो हमारी सेल होती है, जिन्हें कोशिका कहते हैं, तो दोस्तों जो हमारी सेल होती है, सभी जो जीव होते हैं कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब हम बताएंगे कि कोशिका, क्या सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं? तो अब हम बताएंगे क्या सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं? तो दोस्तों जो हमारी कोशिका होती है सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या हमारा शरीर कोशिका से ही मिलकर बना होता है। जो हमारा शरीर है दोस्तों, आप कह सकते हैं सभी सजीव या हमारा शरीर, सभी सजीव दोस्तों या हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिका तो होगी नहीं, अनेक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी शरीर होती है बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब कोशिका की खोज किसने की थी? अब यहाँ बात आ जाती है दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की बात की जाए तो दोस्तों जो हमारी कोशिका होती है, जो हमारी सेल है, सेल की खोज सर्वप्रथम दोस्तों रॉबर्ट हुक ने किए थे। जो रॉबर्ट हुक थे, सर्वप्रथम सेल की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। सन की बात की जाए तो दोस्तों 1665 में, यानी 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे, 1665 में किए थे। तो दोस्तों अब बात आती है कि किस में किए थे कोशिका की खोज, किस जंतु पर या किस पदार्थ पर किए थे। तो दोस्तों अगर जंतु की बात की जाए तो जो कार्क थी, जो रॉबर्ट हुक जी ने थे, तो रॉबर्ट हुक ने कार्क उत्तक में खोजा था। कोशिका क्या है? कार्क उत्तक। जी हाँ दोस्तों, कॉर्क टिश्यू आप कह सकते हैं। कॉर्क उत्तक में खोजा था, कॉर्क टिश्यू। तो जो हमारे रॉबर्ट हुक जी ने थे, कॉर्क उत्तक को
कॉर्क उत्तक में खोजा था। और दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारे रॉबर्ट हुक जी ने थे कॉर्क उत्तक की छाल में खोजे थे। जो छाल होती है कॉर्क उत्तक की, जो छाल होती है, जो कॉर्क होते थे, जो हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। कुछ इस प्रकार का उसका आकार था। जी हाँ दोस्तों, जो कॉर्क उत्तक का आकार था कुछ इस प्रकार का था। मधुमक्खी के छत्ते जैसे उसमें कुछ संरचना बनी थी। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी की छत्तों जैसी कुछ उसमें संरचना बनी थी, जिसमें रॉबर्ट हुक जी ने खोजा था उस पर अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जो कि स्वनिर्मित थी। कुछ इसी प्रकार के छत्ते थे, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की दिखती थी कॉर्क साल। तो उसी में ही जो कॉर्क टिश्यू थे कॉर्क उत्तक में हमारे जो रॉबर्ट हुक जी ने थे कोशिका की खोज की थी 1665 में। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि जो हमारा ये कोशिका था, इनमें विभिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के साइंटिस्ट का मत था। बहुत साइंटिस्ट का नाम आएगा दोस्तों, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, सारा क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, जैसा कि ये हमारी जो कॉर्क उत्तक था, जो कॉर्क था, जो कि मधुमक्खी के छाल जैसी संरचना थी कुछ उसकी, जो हमारा कॉर्क छाल था, इस पर रॉबर्ट हुक जी ने अपना एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि वो कोशिका होती है। तो इस प्रकार कुछ मधुमक्खी जैसी संरचना लगी हुई थी। और जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट इसमें आए वो हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। जी हाँ दोस्तों, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी थे, जो कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट लगाया। तो इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था। जी हाँ दोस्तों, जीवित कोशिका की बात की जाए तो जो रॉबर्ट हुक जी ने थे, जो गाइस हमारे रॉबर्ट हुक थे, जो रॉबर्ट हुक ने थे, ये जो कॉर्क टिश्यू था, कॉर्क उत्तक था, तो इसमें इन्होंने मृत कोशिका को देखा था। मृत कोशिका की खोज की बात की जाए तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। यदि सजीव कोशिका की बात की जाए तो जो हमारे सजीवन है, सजीव कोशिका की खोज की बात की जाए तो सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने यह बताया कि इन्होंने कोशिका सजीव कोशिका को एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके बताया था कि कोशिका या सजीव है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की। तो दोस्तों यदि मृत कोशिका में इस पर क्वेश्चन भी आता है, यदि पूछा जाए मृत कोशिका की खोज, तो जो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने अपना प्रयोग या एक्सपेरिमेंट मृत कोशिका पर किया था, डेथ सेल्स पर किया था। और जो जीवित कोशिका थी, जो लिविंग सेल्स थी, उस पर हमारे ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम दोस्तों बताते हैं कि सेल, जो हमारा सेल होता है दोस्तों, जो कि हम कोशिका का चित्र में जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, कोशिका जो हमारा सेल होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के द्रव्य भरे होते हैं, जिन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो बाहरी झिल्ली होती है, इन्हें कोशिका झिल्ली कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये जो यहाँ छोटा सा एक बिंदु होती है, बिंदु जैसी संरचना होती है, जिन्हें केंद्रक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिंदु जैसी संरचना होती है जिन्हें केंद्रक कहते हैं। तो अब बात आती है केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, जिन्हें न्यूक्लियस कहते हैं। इंग्लिश में बात की जाए तो केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो हमारा केंद्रक होता है, अब दोस्तों बात आती है केंद्रक क्या होता है।
तो केंद्रक जो हमारा कोशिका होती है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका का मस्तिष्क घर भी कहा जाता है, या मस्तिष्क मस्तिष्क का राजा भी कहा जाता है। जो हमारा केंद्रक होता है, जो कोशिका में विभिन्न प्रकार की, जैसे कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, या इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो कोशिकांग होते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, गोल्जी का, ये सब जो होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हमारे जीवों का जो कोशिका के अंदर कोशिकांग क्या होते हैं, जो कोशिका के अंदर हमारे विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के हमारे अंग होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गई, गोल्जी का हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। जो कोशिका के अंदर हमारे विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, जब उनका डिसबैलेंस होता है तो उसका नियंत्रण कौन करता है? तो नियंत्रण का बात कीजिए, कंट्रोलर जो हमारा होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। जो कोशिका को नियंत्रित करता है केंद्रक ही होता है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक को माना जाता है। तो अब हम बताएंगे दोस्तों कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो हमारा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस की बात की जाए तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी ने किए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। सन की बात की जाए तो दोस्तों जो किस सन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1831 में केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 में केंद्रक की खोज की थी। तो दोस्तों अब हम बताएंगे कि जो हमारे केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने जी ने किए थे। कोशिका को विभिन्न प्रकार का मिलकर बना होता है। जो हमारी कोशिका होती है, सभी चीज जो होते हैं कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कोशिका को जीवन की आधारभूत या मौलिक इकाई क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई क्यों कहा जाता है। तो जो कोशिका होती है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह सभी शरीर की जो कोशिका होती है शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक जो कोशिका होती है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों जो हमारी कोशिका होती है किसी भी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आखिर में कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो गाइस जो हमारा ये संरचनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी कोशिका होती है शरीर में एक संरचना बनाती है। हर एक कोशिका का शरीर में अपना एक काम होता है, एक वर्क होता है, इसलिए वो संरचनात्मक कहलाती है। और क्रियात्मक की बात की जाए तो जो कोशिका होती है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का विभिन्न खंड क्रियाशील होते हैं, जो कि वर्क करते हैं शरीर में विभिन्न प्रकार का, तो क्रियाशील होते हैं इसलिए उसे क्रियात्मक कहा जाता है। शरीर में क्रिया के रूप में जो हमारी कोशिका होती है, यदि हमारे शरीर की पूरी कोशिकाएं डेथ हो जाए, मर जाएं, तो हम यदि कोशिकाएं की मृत्यु हो जाए तो हमारी भी मृत्यु हो सकती है। हम कोशिकाओं के कारण ही जिंदा है, इसलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई या मूल इकाई कहा गया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने देखा था कि ये जो हमारी कोशिका होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के ये द्रव्य होते हैं जिन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार के द्रव्य होते हैं जिन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये बाहरी जो झिल्ली है इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप लोग इसे जरूर नोट डाउन करिए, चलिएगा, बेसिक चीजों को समझिएगा, क्योंकि आगे यदि आप क्लास 9 की बेसिक चीजें, यदि आपको क्लास 10th में टॉप करना है
तो क्लास 9 की जो बेसिक चीज़ें हैं आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जानिए कि जो हमारी कोशिका होती है, इनमें एक छोटा सा बिंदु देखा जाता है जिन्हें केंद्रक कहते हैं। जी हाँ गाइस, छोटा सा बिंदु होता है जिन्हें केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक की खोज किसने की थी? जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, 1831 में किए थे। तो अब हम बात करेंगे, इन्हें फुल एक्सप्लेन बड़े मात्रा में देखेंगे। जो हमारा केंद्रक होता है, अब इनको हम बड़ा मात्रा में देखेंगे। तो गाइस, जो हमारा केंद्रक होता है, हम केंद्रक का स्ट्रक्चर बनाएंगे। केंद्रक का डायग्राम को देख लेते हैं। जो हमारा केंद्रक होता है, सॉरी गाइस, जो हमारा केंद्रक होता है, इनमें विभिन्न प्रकार के द्रव्य भरे होते हैं, पदार्थ भरे होते हैं, जिन्हें केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं, इन्हें केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जी हाँ गाइस, जो ये पदार्थ होते हैं केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इनमें बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। केंद्रक के बाहर एक प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है केंद्रक के बाहर। और इन्हें यहाँ पर एक प्रकार की, इन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये हमारा केंद्रक छिद्र होता है, केंद्रक छिद्र होता है। और यहाँ एक मुख्य स्थान होता है जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा बिंदु जैसी संरचना दिखाई देती है, जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। जी हाँ गाइस, एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। छोटा सा आकार होता है जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। और जो हमारा होता है गाइस, जो जिसे केंद्रिका कहते हैं, और हमारा ये इसमें केंद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसी धागे जैसी संरचना होती है। जी हाँ दोस्तों, धागे जैसी एक संरचना होती है केंद्रक के अंदर। हमारे कुछ ऐसे गूथे जैसे धागे जैसी संरचना होती है, जिन्हें क्रोमैटिन धागे कहते हैं। जी हाँ गाइस, ये जो धागे जैसी संरचना होती है, जिन्हें क्रोमैटिन धागे कहते हैं। ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं गाइस, यदि इसकी बात की जाए तो जो हमारे क्रोमैटिन धागे होते हैं, जो एक प्रकार का हमारा डीएनए होता है, क्रोमैटिन धागे को एक प्रकार का डीएनए होता है। जी हाँ दोस्तों, अब डीएनए की बात की जाए तो गाइस, जो डीएनए होता है आप सभी जानते होंगे। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि जानते हो तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जी हाँ दोस्तों, जो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। जो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो डीएनए हमारा जो दोस्तों, ये क्रोमैटिन धागे होते हैं, ये हमारा एक प्रकार का डीएनए होता है। तो अब हम बताते हैं कि डीएनए किस प्रकार से ये हमारा आगे चल के क्या बनाता है। तो दोस्तों हम बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी ये क्रोमैटिन धागे होते हैं, जो किस प्रकार का डीएनए होता है, जैसा कि मैंने बताया डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और ये जो आसानी से आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र होता है, ये केंद्रक क्षेत्र होता है, केंद्रक होल भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस होल।
केंद्रक छिद्र होता है। तो दोस्तों केंद्रक छिद्र का क्या कार्य होता है? जो केंद्रक छिद्र होता है जिन्हें बाह्य आवरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रक छिद्र जिन्हें बाह्य आवरण कहते हैं। अब केंद्रक छिद्र या बाह्य आवरण का दोस्तों कार्य क्या होता है? तो जो ये बाह्य आवरण होता है गाइस, ये बाह्य आवरण हमारे विभिन्न प्रकार के हमारे केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी चीज अंदर, कोई भी वस्तु अंदर या बाहर जाने के लिए आसानी होती है। जो बाह्य आवरण होता है सुरक्षा प्रदान करता है। जैसा कि हम लोग दोस्तों जो क्लॉथ पहनते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, हमारी बॉडी को ढकता है, हमारे शरीर को ढकता है, तो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठंडी हो या गर्मी। ठीक उसी प्रकार से जो दोस्तों जो बाहर का वॉचमैन इसे बोल सकते हैं, जो केंद्रक छिद्र होता है या बाह्य आवरण जो होता है वो कोशिका को मतलब किसी भी चीज को अंदर आने में आसानी प्रदान करता है, आसानी तरीके से उसे अंदर क्रॉस करने देता है और बाहर निकालता है। कोई भी पदार्थ अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है, इसके द्वारा केंद्रक छिद्र के द्वारा ही अंदर और बाहर हो पाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो हमारा केंद्रक होता है, ये हमारा मेनली केंद्रक का ही फिगर है, डायग्राम है। तो अब हम बात करेंगे जो डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए जैसा कि मैंने बताया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और ये हमारे क्रोमैटिन धागे होते हैं। क्रोमैटिन धागे हमारे जो डीएनए होता है, डीएनए का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। जी हाँ गाइस, जो डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो हमारा जो डीएनए और जो हमारा गाइस ये डीएनए होता है, डीएनए के ये जो छोटा सा पार्ट होता है, डीएनए के ये छोटा सा इतने छोटे से पार्ट को जीन कहा जाता है, जो कि एक क्रियात्मक खंड होता है। जो डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है जो कि क्रियात्मक खंड होता है, ये डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है। छोटा सा भाग भी डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है, जिन्हें जीन कहते हैं। जीन शब्द आप लोग जरूर सुने होंगे दोस्तों। जो जीन होता है, जीन एक प्रकार का कारक होता है, जीन एक प्रकार का कारक होता है। तो दोस्तों जो डीएनए होता है, जीन एक प्रकार का कारक होता है और जो विभिन्न प्रकार के नर और मादा में विभिन्न प्रकार के कार्यों को निभाता है। और जैसे अब बात की जाए तो हमारा जो धागे के समान, यदि उस पर एक क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि जो धागे के समान जो बनी संरचना है उसे क्या कहते हैं, तो जो धागे के समान बनी हुई संरचना होती है जिन्हें क्रोमैटिन धागे कहते हैं, जो कि एक डीएनए प्रकार का होता होगा, इस प्रकार का एक भाग होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और जो हमारा ये क्रोमोसोम कब बनता है, तो दोस्तों यदि क्रोमोसोम की बात की जाए तो यदि ये जो हमारा क्रोमैटिन धागे होते हैं जो कि इस प्रकार के होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है, जब डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, जिन्हें कोशिका विभाजन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तभी जो डीएनए होता है क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो डीएनए होता है हमारा क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। क्रोमोसोम की बात की जाए तो जो हमारा गुणसूत्र होता है, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा गुणसूत्र होता है ऐसे ही बदल जाता है, जो कि गुणसूत्र हमारा होता है। तो गुणसूत्र क्या होता है, तो सामान्य मनुष्य में, जैसे कि गाइस जानते हैं, सामान्य मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है, 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो 46 होती है, 46 होती है। तो इनमें से जो हमारे 22 जो जोड़े में किया जाए तो एक जोड़े में हमारे 2 गुणसूत्र होते हैं, 22 गुना 44 होता है। तो गाइस जो 44 होते हैं, जो कि ऑटोसोम्स होते हैं, तो 44 गुणसूत्र को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं।
22 गुणसूत्र को ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो हमारा ये 22वां जोड़ा होता है गाइस, जो 22वां जोड़ा होता है नर और मादा में सेम होता है। नर प्लस मादा में जो हमारे स्त्री और पुरुष है इनमें सेम पाया जाता है। 22वां जोड़ा जो हमारा होता है सेम पाया जाता है। यदि अब इसके कार्य की बात की जाए तो गाइस बताते हैं। 22वां जोड़ा जो हमारा होता है सेम पाया जाता है। और यही जो 22 मिला के जो हमारे 44 होते हैं, इनमें से जो 2 गुणसूत्र जो हमारा छूटता है वही हमारा लिंग गुणसूत्र होता है। यानी इसके कार्य की बात की जाए जो हमारा दोस्तों जो हमारा कार्यात्मक गुणसूत्र होता है 23वां हमारा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। जो 23वां गुणसूत्र होता है हमारा लिंग को निर्धारण करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लिंग को निर्धारण करता है जो 23वां होता है। और इससे ही हमारा मेन होता है। और जैसा कि मैंने बताया नर और मादा में 22 जोड़े जो हमारे 22 गुणसूत्र होते हैं 22वें वाले सेम होते हैं, समान होते हैं। और जब हमारा कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ ऐसी संरचना बन जाती है। ये जो हमारी संरचना होती है कोशिका, जो हमारा जब सेल डिवीजन होता है जब कोशिका विभाजन होता है उसके फलस्वरूप ही हमारे स्ट्रक्चर या संरचना का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो गाइज आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।